हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हृदय की आंतरिक संरचना। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपको इस बिंदु के बारे में बताए थे कि अगली वीडियो में हम हृदय की आंतरिक संरचना लेकर के आएंगे। तो लीजिए, आज हम प्रस्तुत हैं हृदय की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बिंदु लेकर के। तो चलिए, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आपके सामने हृदय का एक आंतरिक यानी हृदय की आंतरिक संरचना का एक चित्र बना हुआ है। आइए उसी के माध्यम से हम समझते हैं कि हृदय में कौन कौन से पार्ट हैं और इसकी आंतरिक संरचना है किस प्रकार की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हृदय की बाह्य संरचना को बहुत अच्छे तरीके से एक एक बिंदु को कवर किया था, और उम्मीद हम करते हैं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि इस वीडियो को आपने देखा नहीं है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हृदय की बाह्य संरचना का वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि जब बाहर की संरचना आप देख लेंगे तो आंतरिक संरचना भी एक तो सिस्टम भी यही है कि पहले हम बाह्य स्वरूप देख लें फिर आंतरिक स्वरूप देखें। तो इस वजह से आप पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद इसमें आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि और पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है, जो स्तनियों का हृदय होता है, वह कैसा होता है, चार कक्षी होता है, यानी चार चेंबर होते हैं। कितने होते हैं हमारे हृदय में? चार कक्ष होते हैं, चार कक्ष यानी 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ठीक है, चार चेंबर होते हैं। अब ये चार चेंबर कौन कौन से हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो देखें, यदि हम हृदय को सीधे लंबवत विभाजित करें, सीधे यदि लंबवत विभाजित करें तो दो पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन? यदि लंबवत विभाजन करते हैं तो इस साइड क्या बनता है, ये आपका राइट साइड बनता है, और ये कौन सा बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां से यदि हम इसको डिवाइड करें तो बीचों बीच क्या है, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से दायां और बायां भाग यानी लंबवत यदि हृदय को विभाजित करें तो दो भाग बनेंगे, हृदय का दायां भाग और हृदय का बायां भाग। लेकिन यदि हम इसको वेंट्रल यानी ऐच्छिक कहना चाहिए कि अक्षीय स्थिति में देखें, यानी जो क्षैतिज क्रम में यदि हम विभाजित करें इसको वेंट्रल तरीके से, तो ऐसी स्थिति में इसके दो पार्ट बनते हैं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए इस प्रकार से विभाजन में यानी किसी भी हृदय को यदि हम इस प्रकार से विभाजन करें तो इसमें चार कक्ष निकल करके आते हैं यहां ऐसे। ठीक है, चार कक्ष। अब ये चार कक्ष कौन कौन से हैं, तो ऊपर दो अलिंद होंगे, ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे, अलिंद होंगे, यानी एट्रियम। ऊपर क्या होंगे, एट्रियम, और नीचे के दो जो कक्ष होंगे वो क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे। ठीक है, यानी ये क्या होगा, आलिंद। ठीक है, और ये क्या हो गए, नीलय। तो थोड़ा सा यही चीज, यानी दो अलिंद, हृदय में दो अलिंद होते हैं और दो नीलय होते हैं। चलिए आइए चित्र में देखते हैं इनको। तो ये देखिए एक आलिंद यहां पे दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। ये कौन सा वाला है, ये राइट आलिंद है, यानी कि दायां आलिंद है, और ये कैसा है, बायां आलिंद है। इसी प्रकार से देखें, ये दो कक्ष हो गए, ये एक ये दो, दो कक्ष काहे हो गए, आलिंद के। और इसी प्रकार से यहां देखें तो तीसरा कक्ष और ये हो गया चौथा कक्ष। तो ये जो नीचे के दो कक्ष हैं ये क्या है, दाया, जो ये चूंकि दाया भाग है तो दाया निलय, और ये क्या है, बाया निलय, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से हम देखें कि हृदय में जो चार कक्ष है, इन चारों कक्षों में से राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इसी प्रकार से राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दाया बाया आलिंद और दाया बाया निलय। इस प्रकार से चार कक्ष निकल करके इसमें आते हैं। अब दोनों अलिंदों के बीच, यानी दो अलिंद है, थोड़ा सा यहां पे देखें, ये दाया अलिंद हो गया, ये बाया अलिंद, इन दोनों के बीच जो दीवार होती है, ठीक है ना, जो पार्टीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इंटर आरिकुलर सेप्टम, या इसको हम कह सकते हैं इंटर
एट्रियम सेप्टम, यानी अंतरा अलिंदी पट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दोनों के बीच जो ये सेप्टम है, ये पट है। जैसे मान लीजिए ये एक आलिंद है, ये दूसरा आलिंद है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो ये दीवार है, सेप्टम जो है, इसको हम क्या कहेंगे, अंतरा, हिंदी में अंतरा अलिंदी, अलिंदी पट। इसी को क्या कहेंगे, इंटर, आरिकुलर चाहे कह लीजिए, चाहे एट्रियम कह लीजिए, ठीक है, एट्रियम सेप्टम, ठीक है, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो दोनों अलिंदों के बीच जो दीवार है, उस दीवार को हम क्या कहेंगे, अंतरा अलिंदी पट या अंतरा अलिंदी सेप्टम भी आप कह सकते हो। प्रारंभ में क्या होता है, जब भ्रूणावस्था में कोई भी जीव होता है, कोई भी स्तनी जो भ्रूणावस्था में होता है, तो दोनों अलिंदों के बीच जो दीवार होती, जो सेप्टम होती, वहां पर एक छिद्र होता है। प्रारंभ में यहां पर क्या होगा, एक छिद्र होता है। ये छिद्र पहले ओपन होता है, बाद में जैसे ही भ्रूणावस्था से जन्म होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके छिद्र बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक निशान रह जाता है। और जब वो छिद्र होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जब ये छिद्रित होता है, यानी कि जो अलिंद की जो दीवार होती है, सेप्टम होती है दोनों अलिंदों के बीच की, उसमें पहले जो छिद्र होगा, ये छिद्र है, तो ये छिद्र क्या कहा जाएगा, फोरामोन, फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन ओवैलिस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फोरामोन, फोरामेन ओवैलिस, ओवैलिस, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, भ्रूणावस्था के पश्चात जब वो जन्म ले लेता है, जन्म के पश्चात धीरे धीरे छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस छिद्र का एक निशान रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस। पहले क्या था, फोरामेन ओवैलिस था, और जैसे छिद्र बंद हुआ, उसकी जरूरत नहीं रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो छिद्र एक निशान छोड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो दोनों निलयों के बीच भी एक सेप्टम, एक कपाट पाया जाता है, एक पार्टीशन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अंतरा निलयी कपाट। अब देखिए ये निलय हो गए, यहाँ पे यदि समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों निलय हो गए, और इन दोनों के बीच जो दीवार है, जो पार्टीशन है, उसको हम क्या कहेंगे, अंतरा निलयी पट, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, अंतरा निलयी पट यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दो पार्टीशन यहां पे देखने को मिले, दोनों अलिंदों के बीच और दोनों निलयों के बीच। ये तो बात हो गई पार्टीशन की। अब यदि हम दाएं भाग में चले अथवा बाएं भाग में चले, तो दो अलिंद और निलय के बीच भी क्या होता है, पार्टीशन होता है, ठीक है। तो जो दोनों अलिंदों यानी दाएं भाग में देखें, दाएं भाग की तरफ यदि देखें, तो दाया अलिंद और दाएं निलय के बीच जो एक यहाँ पे सेप्टम पाया जाता है, एक पार्टीशन पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, दाया अलिंद निलयी कपाट। क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहें तो दाया अलिंद निलयी कपाट कहेंगे, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, राइट आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहेंगे, राइट आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। इसी प्रकार से बाएं भाग में भी हम जब जाएं, तो बाएं भाग में भी वही है कि दोनों के बीच, यानी चूंकि यहाँ पे दाया था तो यहाँ बाया लगा देंगे, बाकी वही रहेगा, बाया आलिंद निलयी कपाट। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, कपाट, या कपाट की जगह पर आप सेप्टम कर दीजिए, सेप्टम चाहे कर दीजिए, पट कर दीजिए, पट कर दीजिए, ज्यादा ठीक है, ठीक है ना। तो दाया आलिंद निलयी पट और बाया आलिंद निलयी पट। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो आलिंद और निलय एक पट के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा अलग अलग होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अलिंद निलयी पट कहा जाता है, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब दाएं तरफ थोड़ा सा और हम कुछ बातें देख लेते हैं। दाएं अलिंद और निलय का जो सेप्टम होता है, जो पट होता है, उसमें एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। और वो छिद्र क्या करता है, अलिंद को निलय से कनेक्ट करता है,
ठीक है ना। तो दाएं अलिंद और निलय के बीच जो छिद्र पाया जाता है वो ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को इस छिद्र के द्वारा ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, आलिंद से निलय में पहुंचता है। इसी प्रकार से एक छिद्र बाएं आलिंद और निलय में भी पाया जाता है। इसी प्रकार से ये छिद्र जो क्या करता है, आलिंद से निलय में ब्लड को जाने देता है। अब जो दाया आलिंद निलय जो छिद्र है, उस छिद्र को 3 कपाट द्वारा यानी त्रिवल्ली कपाट द्वारा इसको कवर किया जाता है, ठीक है ना। यानी इसमें यहां पे कौन सा कपाट पाया जाता है, त्रिवल्ली कपाट यानी ट्राइकॉस्पिड बल्ब, ठीक है ना। ट्राइकॉस्पिड बल्ब पाया जाता है किसमें, दाएं अलिंद और निलय के बीच। इसी प्रकार से बाएं अलिंद और निलय के बीच द्विवल्ली कपाट पाया जाता है, अर्थात बाइकास्पिड बल्ब, ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो ये क्या होगा, ट्राइकास्पिड बल्ब और यहां पर बाइकास्पिड बल्ब पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखें द्विवल्ली कपाट और त्रिवल्ली कपाट। द्विवल्ली कपाट कहां पाया जाएगा, बाएं भाग में, और त्रिवल्ली कपाट कहां पाया जाएगा, दाएं भाग में। ये जो कपाट होते हैं ये अलिंद और निलय के बीच होते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे हम और बताना चाहेंगे कि जो द्विवल्ली कपाट है किसमें है, बाएं अलिंद और निलय के बीच में है, ठीक है। जो छिद्र को क्या करता है, कवर करता है, ढकता है, ठीक है। तो ये कपाट जो द्विवल्ली होता है इसको हम क्या कहते हैं, मिंट्रल बल्ब भी कहते हैं। यानी द्विवल्ली कपाट जो है इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं मिंट्रल वाल्व भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से दाएं, चूंकि अब कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिंट्रल वाल्व हृदय में कहां पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पाया जाएगा, जो हृदय का बाया आलिंद और निलय होता है उसके बीच जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को कवर करने के लिए कौन होता है, ये द्विवल्ली कपाट यानी मिंट्रल वाल्व पाया जाता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ये द्विवल्ली कपाट इधर हो गया, त्रिवल्ली कपाट इधर हो गया। इन कपाटों की क्या विशेषता है भाई, इन कपाटों की विशेषता ये होती है कि ये आलिंद से निलय में ब्लड को जाने देते हैं। इन रक्त जो होता है आलिंद से निलय में तो चला जाता है, लेकिन जब निलय संकुचित होंगे तो निलय से वापस ही आलिंद में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि छिद्र को ढक लेते हैं, ठीक है ना। दोनों कपाटों की यही विशेषता है, चाहे द्विवल्ली हो चाहे त्रिवल्ली, ये दोनों कपाट क्या करते हैं कि आलिंद से निलय में ब्लड आने देते हैं, लेकिन निलय से फिर वापस आलिंद में नहीं जाने देते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें हो गई है। अब थोड़ा हम और आगे बात करें तो यहां पर आप देखिए कि जो दो निलय होते हैं, दोनों निलयों से 2 धमनियां निकलती हैं, महाधमनी निकलती हैं, 2 महाधमनी निकलती हैं, और इन धमनियों में भी कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो क्या कहलाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। ये अर्धचंद्राकार कपाट कहां पाए जाते हैं, दोनों महाधमनियों में, जो दोनों निलयों से निकलती हैं। यह कपाट भी क्या करते हैं कि यह रक्त को महाधमनी में तो जाने देंगे, लेकिन महाधमनी से वापस निलय में नहीं आने देते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के कपाटों की बात हो गई, द्विवल्ली कपाट और त्रिवल्ली कपाट, और फिर अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये कुछ कक्ष की बात हो गई, और उन कक्षों का संबंध जो है अगले कक्ष से किस प्रकार होता है ये हम बात कर लिए। अब बात आ जाती है हृदय की आंतरिक संरचना में नलिकाएं आती हैं, यानी धमनी और सिराएं। तो आइए समझते हैं कौन सी सिरा, कौन सी धमनी और किस कक्ष से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले हम दोनों आलिंदों को ले लेते हैं। तो चूंकि अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना जिससे कंफ्यूजन की स्थिति न बने हमेशा, कि दायां भाग जो हृदय का होता है यानी दायां आलिंद और दायां निलय, इसमें अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें आता है, ठीक है ना, इस भाग में रहता है। और जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त रहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, ठीक है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दायां आलिंद है। दाएं आलिंद में 2 महाशिराएं आकर खुलती हैं, ठीक है ना, 2 महाशिराएं। कौन कौन सी, अग्र महाशिरा, ये हो गई अग्र महाशिरा, ठीक है, और ये हो गई पश्च महाशिरा, अब इनको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीरियर वेना केव, और ये हो जाएगी कौन सी, पोस्टीरियर वेना केव। ये 2 महाशिराएं होती हैं जो अलग अलग छिद्रों के द्वारा कहां खुलती हैं,
दाएं अलिंद में खुलती है। ठीक है, इस प्रकार से। इसी तरह से यदि हम बाएं आलिंद की बात करें तो इसमें चार शिराएं आकर खुलती हैं। 4 शिराएं आकर खुलती हैं। 2 शिराएं आती हैं कहां से? राइट लंग से, और 2 शिराएं आती हैं लेफ्ट लंग से। तो ये राइट लंग से आने वाली ये शिराएं हो गई 2। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये लेफ्ट लंग से आने वाली, यानी दाएं फेफड़े से 2 शिराएं आती हैं और बाएं फेफड़े से भी 2 शिराएं आती हैं, और ये सभी चारों शिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा, 4 छिद्रों के द्वारा कहां खुलती है? कि हृदय के बाएं आलिंद में खुलती है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो बायां आलिंद है, बायां जो अलिंद है, बाएं अलिंद में 4 शिराएं आती हैं जो क्रमशः दाएं और बाएं फेफड़े से आती हैं, और यह शुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं, जो कहां आके खुलती है? बाएं आलिंद में। ठीक है ना, बाएं आलिंद में आती है, यानी लेफ्ट जो आपका आर्किल या उसको हम एट्रियम कहते हैं। ठीक है ना। ये तो बात हो गई आलिंदों की। अब हम बात करें वेंट्रिकल यानी कि निलयों की। तो दोनों जो निलय हैं, ठीक है ना, दायां निलय और बायां निलय, दाएं निलय से एक महाधमनी निकलती है जो हृदय से बाहर आकर 2 भागों में बंटती है। इस धमनी का क्या नाम है भैया? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी महाधमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुसी महाधमनी या पल्मोनरी महाधमनी कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरे निलय से, यानी कि बाएं निलय से देखें तो यहां से भी एक धमनी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? दैहिक महाधमनी। ठीक है। और यह भी शरीर से बाहर निकलती, जैसे ही हृदय से बाहर आती है तो यह भी 2 भागों में बट करके और क्रमशः सिर और धड़ की ओर जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों जो आलिंद होते हैं इनमें शिराएं आकर खुलती हैं, और जो दोनों निलय होते हैं उनमें धमनियां उनसे निकल करके बाहर जाती हैं। अब आइए बात करते हैं कौन सी धमनी में क्या जाता है और कहां से कहां और इनका संबंध होता है। तो देखिए, जो दोनों धमनियां हैं, ये दो दाएं भाग से, दाएं निलय से निकलती है महाधमनी, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी महाधमनी या फुफ्फुसी महाधमनी। ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अशुद्ध रक्त लेके जब जाएगी तो कहां जाएगी? दाएं फेफड़े को, बाएं फेफड़े को और दाएं फेफड़े को जाएगी, क्योंकि अशुद्ध रक्त कहां जाएगा? शुद्ध होने फेफड़े में जाएगा। इसी प्रकार से यदि निलय से निकलने वाली जो धमनी है, जिसको हम कहेंगे कौन से निलय से? बाएं निलय से। बाएं निलय से निकलने वाली जो महाधमनी होगी उसको दैहिक महाधमनी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त कहां जाएगा? शरीर के सिर और धड़ यानी संपूर्ण शरीर में जाएगा। ठीक है। तो ये दैहिक महाधमनी हो गई। ठीक है। जो दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, उसमें 2 अग्र और पश्चिम महाशिराएं आगे जो खुलती है, ये शरीर का संपूर्ण अशुद्ध रक्त लेके आती है, यानी ये सिर से लेके आती है और ये धड़ से लेकर के आती है। तो इस प्रकार 2 महाशिराएं यहाँ पर दाएं आलिंद में आकर के खुलती हैं। बाएं आलिंद की तो बात हमने आपको बता ही दिया कि इसमें 4 शिराएं आती हैं जो क्रमशः बाएं फेफड़े से और दाएं फेफड़े से आती हैं, जो किसको लेके आएंगी? शुद्ध रक्त को लेके आएंगी। तो इस प्रकार से ये जो बातें थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो आंतरिक संरचना में हमने लगभग एक बिंदुओं के रूप में आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है ना। अब देखिए, आंतरिक संरचना में जितनी बातें और जितने महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए आवश्यक थे वो हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे यस ए और ए बी नोट, यस ए नोट और ए बी नोट, और इसके साथ ही साथ जो हृदय की क्रिया विधि होती है, कहां से रक्त चलता है और कहां तक जाता है, कहां से वापस आता है। ठीक है। अभी फिलहाल आंतरिक संरचना हमने समझ लिया है और आंतरिक संरचना के विभिन्न अवयवों को, विभिन्न भागों को हमने देख लिया है। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा रिपीट पुनः देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। यद्यपि जब हम क्रिया विधि बताएंगे तो ये बातें संक्षिप्त में एक बार फिर से आएंगी, इसलिए निश्चिंत रहिए। ये हम वादा करते हैं कि आपको हृदय की संरचना बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपको याद आएगी ही आएगी, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और सरल हो जाएगा आज के बाद। बस ये कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अच्छे से समझ में आ रहा है। धन्यवाद।